नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ खुश हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में इला की कहानी हम पढ़ चुके हैं। हमने अपना पाठ पढ़ा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इला अपने हाथों से काम नहीं कर सकती, उसके हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन अपने पैरों से वो इतनी अच्छी कशीदाकारी करती है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। आज हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। इला की कहानी पढ़कर हमने जाना इला हाथों से काम नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी लड़की जो हाथों से काम नहीं कर पाती है, अगर वो आपकी कक्षा में दाखिला ले लेती है तो किस तरह के सवाल आपके मन में आएंगे। उन्हीं सवालों के बारे में आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, जैसे कि ये खेलती कैसे होगी, ये खाना कैसे खाती होगी, ये अपना घर का कार्य कैसे करती होगी, ये किताबें कैसे उठाती होगी। इस तरह के सवाल हमारे मन में जरूर आएंगे, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते हैं और हम ज़्यादातर काम अपने हाथों से ही करते हैं, तो ये सभी सवाल हमारे दिमाग में जरूर आएंगे। दूसरा प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। क्या पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपकी सोच में भी कोई परिवर्तन आया है। क्या आपको याद है कक्षा चौथी में भी हमने इसी तरह का एक पाठ पढ़ा था, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता के पाँव काम नहीं करते थे, लेकिन पहिया कुर्सी की सहायता से वो अपने सारे काम खुद कर लेती थी। कुछ बच्चे उसका मजाक भी बनाते थे, लेकिन सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अपना जीवन अपने ही तरीके से जीना था और वो हमेशा मानती थी कि वो किसी भी बच्चे से कम नहीं है। इस तरह के पाठ पढ़ने से हमारी सोच में जरूर परिवर्तन आता है। आपकी सोच में भी कुछ परिवर्तन जरूर आया होगा। जो भी बदलाव आप महसूस कर रहे हैं उसको आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में बहुत बदलाव आया है। पहले हम अपाहिज व्यक्तियों को कमजोर और लाचार समझते थे, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने जाना कि कोई भी व्यक्ति कमजोर या लाचार नहीं होता है। एक दिव्यांग व्यक्ति भी एक साधारण मनुष्य की तरह वो सारे काम कर सकता है जो कि हम कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से हमसे अलग नहीं होता। उसे बेचारा या कमजोर हमें नहीं समझना चाहिए। मुश्किल के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें एक ऐसा शरीर दिया है जो पूरी तरह से स्वस्थ है और हर प्रकार के कार्य कर सकता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारी सोच में बहुत अधिक बदलाव आया है। आज के बाद हम दिव्यांगों को बेचारा या लाचार नहीं समझेंगे, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और उनका पूरा सम्मान करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं इला के हाथ काम नहीं करते। तो अगर वो एक साधारण विद्यालय में आ जाती है, हमारे ही विद्यालय में आ जाती है, तो किस तरह के कामों में उसको परेशानी आएगी। यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ कामों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जल्दी जल्दी लिखना। कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका बोलते हैं और बच्चों को लिखना होता है, तो इला जल्दी से नहीं लिख पाएगी। कोई खेल खेलना, सामान्य खेल खेलने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अपना सामान उठाना, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते तो वो अपना बैग नहीं उठा पाएगी। सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियों को चढ़ने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, उसे ही परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो कि किस तरह के परिवर्तन किए जाएं जिससे कि उनको इन कामों में परेशानी ना हो। अगर इला की कक्षा ऊपरी मंजिल पर है तो उसको नीचे स्थानांतरित किया जा सकता है। इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाई जा सकती है। अध्यापकों को लिखवाने के स्थान पर इला के मौखिक टेस्ट लेने चाहिए। कुछ विशेष प्रकार के खेलों में इला को शामिल किया जाना चाहिए, जिनको वो आराम से खेल सकती है। और जब परीक्षा होती है तो इला की सहायता के लिए एक बच्चा भी नियुक्त किया जा सकता है, जो उसके स्थान पर लिखित कार्य कर सकता है। इस तरह के बदलाव लाकर इला को एक साधारण विद्यालय में अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। आपके दिमाग में कोई और नया सुझाव है तो वो भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आगे है प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है।
इला की कहानी जानने के बाद हमारे मन में अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं। इन सभी बातों को अगर हम इला तक पहुंचाना चाहते हैं तो चिट्ठी लिखकर अपनी बातों को इला तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूपरेखा दी गई है कि किस तरह से आपको इला को चिट्ठी लिखनी है। सबसे ऊपर आपको पता लिखना है और उसके बाद इला के लिए संबोधन है, प्रिय इला। बीच में आपको अपनी पूरी बात लिखनी है और नीचे तुम्हारा या तुम्हारी जो भी आपका नाम है, इस तरह से आप अपने पूरे पत्र को लिख सकते हैं। एक पत्र को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरह से पत्र लिखा जाता है। यह आपके पाठ्य पुस्तक में पहले से ही दिया गया है, इसकी सहायता आप ले सकते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको पता लिखना है, कोई भी पता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिय इला, आगे आपको जो भी बात लिखनी है, जो भी आप महसूस करते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। प्रिय इला, मैं तुम्हारे दुख को देखकर बहुत दुखी हूँ। मैंने तुम्हारी कहानी को पढ़ा और कहानी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए सच्चे दिल से मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। तुमने कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम हाथों की बजाय अपने पैरों से करके सबको हैरान कर दिया। ये काम इतना मुश्किल है जिसको पैरों से करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने ये कठिन कार्य करके सभी के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मैं भी अब तुम्हारे जीवन की ही तरह कभी भी हार नहीं मानूंगी। पहले मैं छोटी छोटी बातों से हार मान लेती थी कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में एक नया जोश आ गया है। मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मेरी मित्र बनोगी। मेरे पत्र का जवाब जरूर देना। और अंत में तुम्हारी प्रिय सहेली, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस तरह से इला के नाम से आपने एक चिट्ठी लिखनी है। इसमें आप अपने मन की बातें भी जोड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। स्कूल वाले इला को लेकर चिंतित थे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इला के हाथ काम नहीं करते हैं, वह बाकी बच्चों की तरह नहीं है। इसीलिए स्कूल वालों को इला की सुरक्षा की चिंता थी। साथ में वो हर कार्य को धीरे धीरे करती थी। बाकी बच्चों के साथ वो काम पूरा नहीं कर पाती थी। इसी कारण से स्कूल वाले उसकी सुरक्षा को लेकर और उसकी परीक्षा को लेकर चिंतित थे। और पैरों से लिखने की वजह से वह बहुत धीरे धीरे लिखती थी और इसी कारण से उसकी परीक्षा में पूरे सवाल नहीं हो पाते थे। अगला प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? हम सभी ने पाठ में पढ़ा, इला की कशीदाकारी में अनेक प्रांतों की कशीदाकारी की झलक मिलती है, जैसे कि लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी टाँके। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, अतः उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। अनेक राज्यों की कशीदाकारी की कलाओं को एक ही जगह उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी। ये विकल्प सही है और इसी के आगे आपने सही का निशान लगाना है। आगे है, क्या इला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते? नहीं, अगर सभी लोग उसकी मदद करते और उसको काम करने का मौका ही नहीं देते तो इला कभी भी अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी नहीं कर पाती। इला ने ये सारे काम तभी किए जब वो खुद से करना चाहती थी। जब तक कोई हमारे लिए कार्य करता रहता है तो हम उसको खुद से करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इला ने ये सभी कार्य खुद से करने की ठान ली, इसीलिए उसने ये कर दिखाया। आगे है कशीदाकारी। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। पाठ में हमने देखा, हमने अनेक नए शब्द पढ़े हैं, जैसे कि पल्लू टाँके, बैल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई पिरोना, रेशमी परिधान। और इस तरीके से हर पाठ से हम कुछ ना कुछ नए शब्द जरूर सीखते हैं। ख भाग है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी।
यहाँ पर आपको कुल 4 शब्द दिए गए हैं और इनसे संबंधित जैसे कि फुटबॉल से संबंधित, बुनाई से संबंधित, बागबानी से संबंधित और पतंगबाजी से संबंधित आपने कुछ शब्दों को इकट्ठा करना है जिनका प्रयोग इनके अंदर किया जाता है। जैसे कि बुनाई, बुनाई के लिए हमें क्या चाहिए? ऊन चाहिए, सिलाई, फंदे, धागा, नमूना, पिरोना, इस तरह के शब्द हम बुनाई के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। पतंगबाजी में आपको मांझा चाहिए, पतंग चाहिए, चरखी चाहिए, उड़ाना, भागना, काटना, इन सभी शब्दों का हम प्रयोग पतंगबाजी में कर सकते हैं। बागबानी में रोपाई करना, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, खोदना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम बागबानी में करते हैं। और फुटबॉल में बॉल होती है, जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, मारना, दौड़ना आदि। इन सभी शब्दों में हमने देखा कुछ शब्द नाम वाले शब्द हैं यानी संज्ञा शब्द हैं और कुछ क्रिया यानी किसी काम को करते हुए दिखा रहे हैं। जैसे कि बुनाई करना, जैसे कि सिंचाई करना, जैसे कि उड़ाना, भागना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया वाले हैं, काम को दिखा रहे हैं। और कुछ शब्द हमारे हैं संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि ऊन हो गया, जैसे कि पौधे हो गए, पतंग हो गया, चरखी हो गया, फुटबॉल हो गया। इस तरह से इनमें संज्ञा और क्रिया दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बाद आपके लिए एक मज़ेदार सी गतिविधि यानी एक्टिविटी दी गई है। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। आप भी कढ़ाई करना सीख सकते हैं। हो सकता है आपके घर में आपकी मम्मी को, दादी को, बहन को, किसी को कढ़ाई करना आता हो, तो उनसे भी आप ये कार्य सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नमूने दिए गए हैं और उनको बनाने का तरीका भी दिखाया गया है, जैसे कि जंजीर कैसे बनाते हैं, मछली टाका कैसे बनाते हैं, भरवा टाका कैसे बनाते हैं, उल्टी बखिया कैसे करते हैं, खुला हुआ जंजीर टाका कैसे बनाते हैं। किसी रुमाल या किसी कपड़े पर ये टाके बनाने की आपको कोशिश करनी है और आप जब ये करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप अच्छे से बना पाए, अच्छे से इनकी कढ़ाई कर पाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हैं तो मेरे साथ उसकी फ़ोटो साझा करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, ये कसीदाकारी करना ना भूलें। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।